अच्छा, मैं कह रहा था कि यहाँ पे हमने आर्हीनियस इक्वेशन जो है वो भी रेट कांस्टेंट के इक्वल है, और उसमें आपको मालूम है कि ए मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंट ऑफ माइनस ई ओवर आर टी, ये इक्वेशन है हमारे पास। तो पहले भी हमने के आर ही डिटरमिन किया, तो ये हम दोनों स्पेसिफिक रेट्स जो हैं या के आर जो हैं इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ये जो ऊपर हमने जो इक्वेशन पढ़ी बाई मालिक्यूलर्स के लिए, ये भी के आर की थी, और ये हेट्रोजीनियस रिएक्शंस के लिए ये भी के आर की इक्वल है। इन दोनों को कंपेयर करें तो आर्हीनियस इक्वेशन इक्वल हो जाती है उस एक्सप्रेशन के। ये यूनिमॉलिक्यूलर के लिए अभी आपको स्लाइड पे नजर आ रही है, और अगर बाई मॉलिक्यूलर हो तो यहाँ पे थीटा ए की जगह पे दो होंगे, थीटा ए इंटू थीटा बी। तो ये दोनों जो इक्वेशंस नजर आ रही हैं दोनों साइड्स पे जरा देखिएगा, ये एक्सपोनेंट ये जो एनर्जी वाला फैक्टर है ये दोनों साइड्स पे मौजूद है। तो हम यहाँ पे अगर दोनों साइड्स से इस इक्वेशन को देखें तो हम ए की वैल्यू भी डिटरमिन कर सकते हैं। यानी ये जो इक्वेशन थी अगर यूनिमॉलिक्यूलर के लिए देखें, हमारे पास इस एक्सप्रेशन के इक्वल रह जाएगी, जबकि बाई मॉलिक्यूलर के लिए ये दूसरा जो नीचे एक्सप्रेशन है इसके इक्वल रह जाएगी। ये क्या क्या एक्सप्रेशंस हैं इसको जरा चेक करें। ये आर्हीनियस इक्वेशन का जो ए था हमने वो डिटरमिन किया, ऊपर हमने रेट कांस्टेंट भी डिटरमिन कर लिए के आर। अच्छा, ये जरा चेक करें इसमें सी एस के कितनी कंसंट्रेशन है सरफेस की। तो आपने जितना कैटलिस्ट यूज किया होगा ये उसकी बात हो रही है कि कितनी कंसंट्रेशन मौजूद है। और साथ में ये आप देखें कि के और एच, ये के और एच दोनों कांस्टेंट्स हैं, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये प्लांक्स कांस्टेंट, ये टी टेम्परेचर। और यहाँ पे के जो हमारे पास जो पार्टीशन फंक्शन है ए वाले गैस मॉलिक्यूल्स का वो कितने, और बाई मॉलिक्यूलर के लिए दोनों गैस मॉलिक्यूल्स का। तो इसमें आप ये जरा चेक करें कि ये जो फैक्टर था ना के टी ओवर एच, ये के टी ओवर एच के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें के और एच तो दोनों कांस्टेंट हैं, लेकिन ये टी कांस्टेंट नहीं है। ये तब कांस्टेंट हो सकते हैं अगर आप टेम्परेचर फिक्स कर लें। अगर टेम्परेचर फिक्स कर लें किसी भी जगह पे तो फिर तो इस सारे की वैल्यू सेम रहेगी, ये एक कांस्टेंट बन जाएगा के टी ओवर एच। लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंट हुआ करेंगे तो फिर आंसर मुख्तलिफ आया करेगा इस ए का। ये ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर आपको मालूम है इसको बोलते हैं, जो आर्हीनियस इक्वेशन में है। अच्छा, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर चेंज हुआ करेगा टेम्परेचर के चेंज होने के साथ। ये कुछ इसके बारे में कंक्लूजन्स लिखे हुए हैं कि के टी ओवर एच डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। हाँ, इसका ये फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन से हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये सिर्फ टेम्परेचर पे बेस कर रहा होगा। यानी कोई सा भी रिएक्शन हो, कोई सा भी रिएक्शन हो, तो चूंकि के और एच तो वैसे ही कांस्टेंट्स हैं, प्लांक्स कांस्टेंट्स और बोल्ट्जमान कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर सेम होगा तो रिएक्शन कोई सा भी हो इसकी वैल्यू सेम रहेगी। ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा बल्कि टेम्परेचर पे। दूसरा, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई इसमें जो सी एस था, हम जरा स्लाइड उसी पे वापस में जा रहा हूं, जो हमारे पास इक्वेशन में सी एस था, ये कंसंट्रेशन जो है इसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये सी एस कंसंट्रेशन ऑफ सरफेस, ये कंसंट्रेशन ऑफ सरफेस या सरफेस मॉलिक्यूल या जो रिएक्शन सेंटर्स थे इसके बारे में कह रहा हूं। सी एस फॉर दिस पार्सली कवर्ड सरफेस मे बी टेकन एज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सरफेस। ठीक है जी। यानी ये आएगा किस यूनिट में कि एक क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने एटम्स हैं, तादाद क्या है। या यूं कह लें कि ये अगर सेंटीमीटर्स की बजाय हम मीटर्स में भी करना चाहें, कि ये कितने वॉल्यूम में कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तादाद, ये हमारे पास कंसंट्रेशन होगी जो सॉलिड सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी। अच्छा, और अगर हमारे पास सरफेस
फुल कवर हो जाए, यानी अच्छी कवर होने वाली हो, एप्रिशिएटेबल हद तक हो। तो फिर क्या है, जो हमारे पास अगर अगर मैंने कहा कि कवरेज अच्छी हो रही है, तो फिर क्या होगा, उसके लिए हमारे पास इफ द सरफेस इज एप्रिशिएबली कवर्ड विद वन ऑफ द रिएक्टेंट और वन ऑफ द प्रोडक्ट, तो फिर हमारे पास यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट होल्ड करिएगा।